नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा आधुनिक काल। और मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य की जो श्रृंखला चल रही है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है, उसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों काल पढ़ चुके हैं। और इन तीनों कालों की मैंने अलग अलग अपनी प्ले लिस्ट भी बना रखी है। तो आप अगर पहले के वीडियो भी देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट पर, हमारे चैनल पर बने प्ले लिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हो। और आज हम शुरू करेंगे आधुनिक काल। और आधुनिक काल से संबंधित यानी सबसे बड़ा काल जो होने वाला है आधुनिक काल, और इसके जितने भी भाग हैं वो सभी हम चर्चा करेंगे। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की, आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1857 ईस्वी से। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है। यानी आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा वर्तमान काल या फिर गद्य काल। बात करें अगले प्रश्न की, आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, तो इसका सही उत्तर होगा गद्य काल। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल का विभाजन किया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो विभाजन है वो कितने खंडों में किया है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 खंडों में। यानी गद्य और पद्य नामक 2 खंडों में इन्होंने आधुनिक काल का विभाजन किया है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य पद्य के आधार पर विभाजित किया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक जो काल है इसको मुख्य रूप से तो 2 भागों में, यानी गद्य खंड और पद्य खंड, लेकिन उन्होंने गद्य और पद्य खंड को भी 3 उत्थानों में विभक्त किया है। यानी इन्होंने 3 उत्थानों में विभक्त किया है। तो मित्रों, हम चर्चा करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा गद्य और पद्य खंड को भी जो 3 भागों में बांटा है, तो प्रथम उत्थान की हम चर्चा करें तो विक्रम संवत 1925 से लेकर के विक्रम संवत 1950 तक का जो काल है उसे उन्होंने प्रथम उत्थान नाम दिया है। द्वितीय उत्थान की बात करें तो विक्रम संवत 1950 से लेकर के विक्रम संवत 1975। और तृतीय उत्थान की हम चर्चा करें तो विक्रम संवत 1975 से लेकर के यानी विक्रम संवत 1984 तक रहा। तो मित्रों, अब हम चर्चा करें आज के अगले प्रश्न की, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही। यानी आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही, तो एक तो है राष्ट्रीयता या देशभक्ति। यानी आधुनिक काल में सबसे जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो राष्ट्रीयता या देशभक्ति, क्योंकि उस समय हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसी आवश्यकता को देख करके आधुनिक काल के जितने भी लेखक और कवि थे उन्होंने देशभक्ति और राष्ट्रीयता को सर्वोपरि रखा। बात करें द्वितीय प्रवृत्ति की, सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति। और दूसरी प्रवृत्ति की बात करें तो हमारे यहाँ के जो भी लेखक और कवि थे उन्होंने समाज में नई चेतना का संचार करने के लिए भी नई नई रचनाएं और लेखन कार्य किया। अगला है भक्ति भावना व प्रकृति चित्रण। यानी हम ये नकार नहीं सकते कि आधुनिक काल में प्रकृति चित्रण और भक्ति भावना बिल्कुल नगण्य हो चुकी थी। यानी भक्ति भावना भी रही और प्रकृति चित्रण भी देखने को मिलता है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो श्रृंगारिकता और हास्य व्यंग्य चित्रण। यानी आधुनिक काल में श्रृंगारिकता का बोलबाला भी रहा और हास्य व्यंग्य जो लेख थे वो भी बहुत ज़्यादा लिखे गए। और अंतिम प्रवृत्ति की बात करें कि अभिव्यक्ति की प्रवृत्तियाँ। मित्रों, उस समय हमारे समाज में जो कुछ भी घट रहा था उससे संबंधित लेखक अपने आप पर और अपने समाज में घट रही जितनी भी प्रवृत्तियां थी या समस्याएं थी उन समस्याओं को आधार बना करके भी वो अपनी अभिव्यक्ति दिया करते थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है। यानी भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा पुनर्जागरण काल। मित्रों, जो आधुनिक काल है इसको
जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें विभाजन किया गया है। तो भारतेंदु जो युग हुआ उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो पुनर्जागरण काल। और भारतेंदु, याद रखिएगा कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के राष्ट्रीय चिंतन धारा के कितने पक्ष थे? यानी भारतेंदु युग के जो राष्ट्रीय चिंतन की धारा थी उसके कितने पक्ष थे? तो सही उत्तर होगा 2 पक्ष, एक तो देश प्रेम और एक राजभक्ति। मित्रों, देश प्रेम तो इनके सर्वोपरि चिंतन धारा थी, लेकिन वो ये चाहते थे कि देशभक्ति, हम राजभक्ति से संबंधित जुड़े रहेंगे तभी देशभक्ति भी हो सकती है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, भारतेंदु उर्दू में किस नाम से कविता करते थे? कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू भाषा में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा रस्सा उपनाम से। बात करें अगले प्रश्न की, दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले विद्वान कौन थे? दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले विद्वान कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मुल्ला वजही। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने गद्य साहित्य का माध्यम बनाने वाले साहित्यकार कौन थे? उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने गद्य साहित्य का माध्यम बनाने वाले साहित्यकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा गंग भाट। और मित्रों याद रखिए, गंग जो भाट थे या गंग भट्ट थे, उनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? यानी ब्रजभाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखसार में। और मित्रों, जो गोरखसार रचना है, इसकी रचना 14वीं सदी के आसपास हुई थी। अगला प्रश्न, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। और मित्रों याद रखिएगा, शुद्ध और परिमार्जित शब्द आते ही सीधा उत्तर होगा हमारा राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ जिसकी रचना 1741 ईस्वी में हुई के रचयिता कौन है? कि भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। मित्रों, भाषा को शुद्ध और परिमार्जित रूप देने वाले प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी थे और इनकी रचना का नाम भाषा योग वशिष्ठ है, जो 1741 ईस्वी में रची गई। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, भारत तेंदु के प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं? कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख इतिहास या ऐतिहासिक ग्रंथ कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एक तो बादशाह दर्पण, दूसरा कश्मीर सुषमा। यानी भारत तेंदु को एक तो बादशाह दर्पण और एक कश्मीर सुषमा, जो 2 ग्रंथ है ये ऐतिहासिक ग्रंथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न, रीतिकाल का अंतिम चरण यानी 1843 ईस्वी और भारत तेंदु युग का जो आगमन है यानी 1868 ईस्वी के बीच के जो 25 वर्ष का समय है उसे किस नाम से जाना जाता है? यानी रीतिकाल का अंतिम चरण और भारतेंदु युग का जो आगमन है उनके बीचों जो 25 वर्ष का समय है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संक्रांति काल के नाम से। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाला जो लेखक चतुष्टय है के अंतर्गत किसे शामिल किया है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का जो गद्य साहित्य है उसे एक साथ आगे बढ़ाने वाले जो लेखक चतुष्टय यानी 4 लेखकों का एक समूह है, यानी 4 लेखक एक साथ माने हैं और उन 4 लेखकों का जो समूह उसमें कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा एक तो ईसा अल्लाह खां,
दूसरा लल्लू लाल, तीसरा सदल मिश्र और चौथे हमारे लेखक हैं सदा सुखलाल। मित्रों, आपसे ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली गद्य के साहित्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले लेखक चतुष्टय के अंतर्गत कौन शामिल हैं या कौन शामिल नहीं है। तो आप इन चारों के नाम ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदर मिश्र और सदा सुखलाल के नाम याद रखिएगा। बात करें अगले प्रश्न की, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। लल्लू लाल जी का प्रसिद्ध यानी सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम सागर। अगला प्रश्न, आरंभिक खड़ी बोली के लेखन में नियाज किस लेखक का उपनाम है। यानी आरंभिक जो खड़ी बोली के लेखन में नियाज उपनाम किस लेखक का है, तो इसका सही उत्तर होगा सदा सुखलाल नियाज। मित्रों, आपसे नियाज देकर के भी सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह किस लेखक का उपनाम है, तो सदा सुखलाल। अगला प्रश्न, पंडित सदल मिश्र द्वारा रचित नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है। यानी पंडित सदल मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रावती। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को किस नाम से पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को किस नाम से पुकारा है, तो इसका सही उत्तर होगा पुनर्जागरण काल। और मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो काल है उसकी शुरुआत 1857 से 1900 ईस्वी तक मानी है। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया, तो इसका सही उत्तर होगा जागरण सुधार काल। मित्रों, पुनर्जागरण काल की बात करें तो भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा और द्विवेदी युग जो 1900 से लेकर के 1918 तक रहा को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम किसने दिया है। आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न, आधुनिक काल को नवजागरण काल नाम किसने दिया। आधुनिक काल को नवजागरण काल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा ने। बात करें अगले प्रश्न की, आधुनिक काल को आधुनिक काल के नाम से किसने पुकारा है। यानी आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम ही दिया है। और मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे कि आधुनिक काल के अंतर्गत जो अलग अलग वाद आए उनसे संबंधित, यानी आधुनिक काल को भी कितने भागों में विभाजन किया गया है उनसे संबंधित है। तो आधुनिक काल का सर्वमान्य काल विभाजन किस प्रकार से है। तो मित्रों, ये जो हम स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ एक काल का नाम है, दूसरी तरफ उसके समय सीमा। तो आप काल का नाम और उसकी जो समय सीमा है उनको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित मिलान का प्रश्न, सीधा प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि आधुनिक काल का जो सर्वमान्य काल विभाजन है, पहला है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक रही। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। बात करें अगले युग की, द्विवेदी युग। और मित्रों, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से, और इसकी समय सीमा की बात करें तो ये 1900 से लेकर के 1918 तक रहा। अगले वाद की युग की बात करें तो छायावाद, यानी आधुनिक काल का जो तीसरा युग है उसे छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। तो इस छायावाद की समय सीमा की बात करें तो 1918 से लेकर के ये 1936 तक रहा। और मित्रों, याद रखिएगा कि इनके बीच में 1933 से लेकर के 1936 तक एक वाद और चला था। उस वाद को आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि 1933 से लेकर के 1936 के बीच में मात्र 3 साल के लिए एक
बहुत बड़े लेखक हुए। उन्होंने एक लेखक भी रहे, कवि भी रहे। उन्होंने एक वाद चलाया था, उसके विषय में भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम चर्चा करें अगले वाद की, अगले युग की, प्रगतिवाद। और प्रगतिवाद की समय सीमा की बात करें तो ये 1936 से लेकर के 1943 तक रहा। अगले वाद की बात करें तो प्रयोगवाद। मित्रों, प्रगतिवाद के बाद में प्रयोगवाद की शुरुआत होती है और प्रयोगवाद की जो समय सीमा है 1943 से लेकर के 1952 तक रही। अगला प्रश्न, नई कविता। और नवी कविता की शुरुआत की बात करें तो नई कविता की शुरुआत 1952 से लेकर के 1960 रही। यानी नई कविता की जो काल है वो 1952 से 1960 तक रहा। अगला प्रश्न, साठोत्तरी कविता। यानी साठोत्तरी कविता की समय सीमा की बात करें तो ये 1960 से 1990 तक रही। यानी साठोत्तरी नाम से ही पता चल रहा है ना, 60 के बाद में, यानी 1960 के बाद की जो कविताएं उन्हें साठोत्तरी कविता कहा गया। और साठोत्तरी कविता की समय सीमा 1960 से 1990 तक रही। अगले वाद की बात करें तो समकालीन कविता। और मित्रों, समकालीन जो कविता है उसके समय की बात करें तो ये 1990 से लेकर के 2000 तक रही। और लास्ट का जो युग है अद्यतन युग, और अद्यतन युग के समय की बात करें तो ये 2000 ईस्वी से लेकर के वर्तमान यानी अब तक है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, आलसियों का कीड़ा रचनाएं किसकी है। यानी राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार और आलसियों का जो कीड़ा यानी रचना है ये किसकी है, तो शिव प्रसाद यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। अगला प्रश्न, हिंदी को संस्कृत निष्ठ हिंदी बनाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। यानी हिंदी को संस्कृत निष्ठ हिंदी बनाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न, प्रजा हितैषी। मित्रों याद रखिएगा ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में यानी वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता दोनों में ही ये प्रश्न पूछा गया था। तो एक तो प्रजा हितैषी जिसका प्रकाशन 1861 से आगरा से हुआ नामक पत्रिका किसने निकाली थी, तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। यानी मित्रों, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा निकाली गई जो पत्रिका है उसका नाम है प्रजा हितैषी। और कब निकाली गई, 1861 में। कहाँ से, तो आगरा से। यानी सारी बातें आप अच्छे से याद रखोगे। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा उदयभानचरित। मित्रों पहले तो बात यही याद रखिएगा कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभानचरित। ये कब प्रकाशित हुई, तो 1803 में। और इसके लेखक की बात करें तो ईसा अल्लाह खां है। अगला प्रश्न, श्याम सुंदर दास ने हिंदी की पहली मौलिक कहानी या पहली कहानी किसे माना है। श्याम सुंदर दास ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है, तो इसका सही उत्तर होगा रानी केतकी की कहानी को। बात करें आज की कक्षा के यानी आधुनिक काल के जो हमारा क्लास चल रही है उसके अंतिम प्रश्न की, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो इसका सही उत्तर होगा 1800 ईस्वी में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और हमारा अगला जो टॉपिक होगा वह होगा भारतेंदु युग, और उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय और भारतेंदु युग के जितने भी लेखक हुए उन सभी की रचनाएं और उन सभी का संक्षिप्त जीवन परिचय लेकर के। तो मित्रों आप सभी से अनुरोध, अगर आप अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और मित्रों वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए हमारी क्लासें भले छोटी हो लेकिन आपके लिए बहुत ही यानी रामबाण साबित हो सकती है। धन्यवाद।